अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को लेने वाले हैं। ये क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 12 है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग डेटा के बारे में डिस्कशंस करते हैं और डेटा का हमारे लाइफ में क्या कह सकते हैं, डे टू डे जो भी प्लानिंग हो रही है उसमें डेटा का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि राइट प्लानिंग तभी आप कर सकते हो जब प्रॉपरली डेटा से आप इंफॉर्मेशन क्या कर सको, ले सको, ठीक है। तो डेटा से अगर आपको इंफॉर्मेशंस लेना है ना, तो डेटा को ठीक से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर ठीक से डेटा को रिप्रेजेंट अगर करो तो वहां से इंफॉर्मेशंस निकालना क्या है, आसान होता है। बट डेटा को अगर आप ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, स्कैटर्ड वे में डेटा को रख रखा है, तो उससे इंफॉर्मेशंस निकालना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से समझ लो, अगर एक कबर्ड है और उस कबर्ड में एक अलमीरा है और उस अलमीरा में आपको दिया गया एक टास्क दिया गया कि आप अपने मम्मी पापा और अपने भाई का कपड़े को आप उस कबर्ड में डालो, उस अलमीरा में डालो, और जब मैं जो आपसे कहूँगा वो आप मेरे को निकाल के दे देना, या जो इन्फॉर्मेशन कपड़े के बारे में पूछूंगा वो मेरे को दे देना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा इसी तरीके से बेमन का काम करता है और सारे कपड़े को उठाता है ऐसे करके और सीधे ठूस देता है अलमीरा में और ठूस के बंद कर देता है, और इसके बाद पापा पूछेंगे कि कितने मेरा बनियान है, तो आप कभी नहीं बता पाएंगे। या बोलेंगे कि मेरा शर्ट निकाल दे तू, तो निकालने में कम से कम 5 मिनट लगेगा इधर उधर, और तू सारा ही गड़बड़ कर देगा। बट उसी अलमीरा में आप सारे कपड़े को एक प्रॉपरली अरेंज मैनर में रखो कि यहाँ पे पापा का रखूंगा, यहाँ पे मम्मा का रखूंगा, और पापा में भी जो है अलग अलग सेक्शंस बना लूंगा, बनियान का सेक्शन अलग बना लूंगा, शर्ट का सेक्शन अलग बना लूंगा, और जितने इथनिक वियर हैं तो उसको अलग कर लूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में जब सारी चीजों को रखेंगे तो वहां से इंफॉर्मेशन ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेटा को अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाए तो उस डेटा से इंफॉर्मेशंस सही से नहीं निकाला जा सकता है, और इंफॉर्मेशंस अगर सही से नहीं निकालेंगे तो उस डेटा को कभी भी हम लोग सही प्लानिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि आज से 50 साल के बाद हमारे देश का क्या पॉपुलेशन होगा, तो यहाँ पर डेटा से ही हमें हेल्प मिलता है। हमें अगर अपने कंट्री के पॉपुलेशन में ये बताना है कि कितना शेड्यूल कास्ट है, कितना शेड्यूल ट्राइब है, कितने ओबीसी है, तो ये भी सब किससे पता चलता है, डेटा से ही पता चलता है। सो डेटा के भी आप पे हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो डेटा को बेसिकली हम लोग अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमें क्लास 9th में डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखना है, और इससे भी पहले हम लोगों ने डेटा के टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस के बारे में क्लास 8th में सीख रखा है। तो आज का हमारा या कह सकते हैं कि क्लास 9th में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ना है। अब ग्राफिकली डेटा को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमारे जो 9th क्लास में डेटा को ग्राफ के हेल्प से जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें वी हैव टू लर्न अबाउट द 3 टाइप ऑफ मेथड। तो पहले हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, फिर हिस्टोग्राम ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ के बारे में पढ़ना है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से ये तीनों जो अलग अलग रास्ते हैं, इन तीनों अलग अलग रास्ते से हम लोग डेटा को ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट कभी कभी बार ग्राफ यूजफुल होता है, कभी कभी हिस्टोग्राम, और कभी कभी पॉलीगन ड्रॉ करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से किस सिचुएशंस में बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना चाहिए। सो बार ग्राफ के लिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ was prepared for the data so obtained। तो क्या हुआ कि 9th क्लास का सर्वे किया गया और 40 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया गया। क्या डेटा कलेक्ट किया गया, तो डेट ऑफ बर्थ का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। और कलेक्ट करके इसको क्या किया, बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्या करना था, तो ऑब्जर्व द बार ग्राफ, तो इस तरीके से बार ग्राफ बनाया। बार ग्राफ में क्या किया
कि यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पे मार्क किया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे 12 मंथ मार्क कर दिया, क्योंकि हर एक बच्चे का जैन से लेके दिसंबर के बीच में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी मंथ में क्या हुआ, बर्थ हुआ होगा। तो जनवरी में कितने बच्चे ने का डेट ऑफ बर्थ था, तो 3 स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जैन में है। फैब में हमारा कितना है, तो 4 स्टूडेंट का है। तो जो भी डेटा आया उसको पहले हम लोगों ने बार ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया है। इधर हमने मंथ्स ऑफ बर्थ लिखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इस तरीके से बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है। अगर इस डेटा को, जो डेटा हमें मिला उसको बार ग्राफ से अगर आप रिप्रेजेंट कर दो, तो इस तरीके से अब आपको कोई भी क्वेरी अगर पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप आसानी से इस बार ग्राफ के हेल्प से उस क्वेरी का आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो सीधा बोल देंगे 4। बार ग्राफ देख रहे हैं कितना यूजफुल है। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन पे अगर इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न, सबसे अगस्त मंथ में सबसे ज्यादा बच्चों ने बर्थ लिया है, ठीक है ना, या डेट ऑफ बर्थ है सबसे ज्यादा अगस्त मंथ में। तो इस तरीके से बार ग्राफ बनाना या बार ग्राफ से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कह रहा है a family with the monthly income 20,000 had planned the following expenditure per month under the various head। ठीक है, एक फैमिली का ये एक्सपेंडिचर है 20,000 रुपीज का। ठीक है, क्या लिया, तो हेड्स अलग अलग ले लिए और अलग अलग हेड्स में अलग अलग क्या है एक्सपेंडिचर है इन 1000। ठीक है, ग्रोसरी में कितना है, तो 4,000 रुपीज है, रेंट में कितना है 5,000 है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, इंटरटेनमेंट में 2,000, 1,000 एंड मिसलेनियस में 1,000। ठीक है, अदर मिसलेनियस मतलब अलग अलग खर्च, जिसका इस कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी नहीं होगा, वो किस में चला जाएगा, मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, अब कहा कि ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर द डेटा एबव डेटा के लिए हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, डिफरेंट हेड्स को रखेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंस हमारा कितना है, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा एक्सपेंस 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे 7,000 तक मार्क कर दिया। अब इधर धीरे धीरे हम लोग हेड्स बनाते चले जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बार ग्राफ बनाते चलेंगे। बार ग्राफ में क्या होता है, एक बार बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, मगर इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या होगा, फिक्स होगा, और हाइट जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको मार्क करते चलेंगे। तो ग्रोसरी में कितना खर्चा है, तो 4,000 है, तो हमने एक बार बनाया, इसको 4,000 पे जाके फिक्स कर दिया। इसी तरीके से रेंट में कितना खर्चा है, 5,000। हाँ भाई 1,000 में है ही, यहाँ पे लिख दे 1,000 रुपीज है, तो लिख दो 4,000। ठीक है ना, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट सही से लिखो यार, फिर से वही बात है कवर्ड में। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, यहाँ पे लिख देना इन 1000, मतलब है 1 का मतलब 1,000, ठीक है, 2 का मतलब 2,000। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बार ग्राफ बना लिया है जो करस्पॉन्डिंग डेटा है। ठीक है, तो बार ग्राफ ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान। अगर एक्सरसाइज में हम लोग चले तो फर्स्ट यानी कि पहले 2 क्वेश्चन हमारे मुझे लग रहा है कि बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, तो आप आराम से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 12.1 है, क्या कह रहा है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण कितना फीमेल फर्टिलिटी रेट है, तो 30.8। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण सबसे ज्यादा वुमेन का डेथ किसके कारण हो रहा है, तो इस कॉज के कारण होता है। फिर न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशंस के कारण फीमेल फर्टिलिटी रेट कितना है, 25.4। इंजरीज के कारण कितना है, 12.4। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस के कारण कितना है, 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशंस के कारण क्या है, 4.1। और इन पांचों कंडीशंस में से कोई और कंडीशंस है तो क्या होगा, अदर में होगा, और ये है 22.0।
सो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली, तो बार ग्राफ के हेल्प से इस डेटा को क्या कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो। Which condition is the major cause of the women's ill health and the death worldwide? तो reproductive health conditions के कारण। Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause of two ever being in the major cause। ठीक है, न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशंस के लिए क्या क्या कॉज हैं, इस पे टीचर से डिस्कस करना है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और बार ग्राफ के हेल्प से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर भी ढूंढ सकते हैं। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे ध्यान से देख लो फिर वो सब करना, ठीक है ना, यहाँ पे पहले देखो ध्यान से। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉय इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज का डेटा दे रखा है। तो कह रहा है शेड्यूल कास्ट में, एससी में 1000 बॉयज पे 940 क्या है, गर्ल्स है। सो यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, काफी बेटर है, काफी अच्छा है, बैलेंस्ड है। हाँ, अभी मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, घबराना नहीं, पहले तो समझो कि ये बार ग्राफ से बनेगा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज के लिए 970 है, तो इससे बेटर ये डेटा है। शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल ट्राइब के लिए 920 है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 950 है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 920 है। रूरल और अर्बन का अलग अलग है, रूरल में 930 है और अर्बन का 910 है। तो मेरे को इस पूरे डेटा को देख के ये लग रहा है कि जितना ही भी तथाकथित जो एजुकेटेड पर्सन कहलाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा पुअर अर्बन इलाका में ही है, जबकि रूरल इलाका में हम लोग मान के ही चलते हैं कि इलिटरेट पीपल रहते हैं, बट इलिटरेट पीपल की भी समझदारी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, ज़्यादा बैलेंस है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो जितना शहरीकरण है उतना ज़्यादा कुरीतियाँ है, उतनी ज़्यादा बुराइयाँ देखने को मिल रही है इसी डेटा में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इस डेटा का अगर हम लोग एनालिसिस करते हुए अगर चाहें यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा बार ग्राफ भी ड्रॉ करना बहुत आसान है। कह रहा है गिवन बिलो आर द सीट ओन्ड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। सो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ABCDEF है। सीट ओन, ए ने 75 सीट जीता है, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10, एफ ने 5। ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। इसके लिए बार ग्राफ बनाना है, आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। साथ में विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो आसानी से आप बता सकते हैं ए ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो बार ग्राफ के ऊपर में है। तो बार ग्राफ अगर ठीक से समझ में आ गया है तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कल के ड्यूरेशंस में आज हम लोग पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का जो डिफरेंट वे है उसको समझ लेते हैं, कल के ड्यूरेशन में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ मेरे को लग रहा है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और बार ग्राफ के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे एक डेटा है और इस डेटा का हम लोग हिस्टोग्राम देखेंगे कि इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज्ड फॉर द कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। जब भी ग्रुप डेटा होगा और अगर ग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो इसको आप हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम भी क्या है, ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। So for instance, consider the frequency distribution table 12.2 representing the weight of 36 students of class। 36 स्टूडेंट का यहाँ पे वेट बताया है। सो कह रहा है 30.5 से लेके 35.5 तक जो वेट है 9 स्टूडेंट्स का वेट है, और इस तरीके से हर एक कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के लिए यहाँ पे बच्चों का वेट दे रखा है। कह रहा है लेट अस रिप्रेजेंट द डेटा गिवन एबव ग्राफिकली एज फॉलोज। सो हमें क्या करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। सो हमने क्या किया, यहाँ पे
एक हिस्टोग्राम बनाया है। हिस्टोग्राम में डेटा कैसे किया है, तो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखा है, यहाँ पे वेट्स रखा है, यहाँ पे एक किंक लगाया है क्योंकि यहाँ से 0 से लेके इस बीच में हम लोगों ने डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया है। सो इस सिचुएशन में हम लोग किंक लगाते हैं। ठीक है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है, तो जिस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, जस्ट डेटा को 30.5 से 35.5, इसके पीछे क्या आना चाहिए था, तो ये 25.5 आना चाहिए था, और वो सारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए किंक लगाया है। अब इस तरीके से 30.5 टू 35.5, फिर 35.5 टू 40.5, 45.5 टू 50.5, 55.5 टू 60.5, और आगे एक लिखा है 65.5 टू 0.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैसे लिखा है, तो ये हमने यहां से लिखा है। ठीक है, अब हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो मैक्सिमम 15 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2-2 का इंटरवल बना लिया, तो इसके बीच में 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर एक ब्लॉक बड़ा वाला हम लोग ले लें 1 2, तो बीच में जो एक आएगा वो हो जाएगा 1, तो 2 4 6 8 इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो हमारा 30.5 टू 35.5 में क्या लिखना था, कितना लिखना था, तो इसमें 9 करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 और 10 के बीच में लिख दिया। इसी तरीके से 30.5 से लेके 4.5 तक में क्या करना था, 6 करना था, तो 6 करना। बट यहाँ पे देख रहे हो कि बार हमारा चिपका हुआ है, बार हमारा क्या न है, क्या अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रुप डेटा है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ग्रुप है। ठीक है, सो इस कारण हमें इस तरीके का बार बनाना पड़ेगा, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाना आया या नहीं आया? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, गुड, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स ऑफ टेस्ट 100 मार्क्स। Looking at their performances, she found that few students got under 20 marks and few got 70 marks or above. So she decided to group them into the interval of varying size as follows: 0 to 20, 20 to 30, इस तरीके से ग्रुप बनाया। Then she formed the following table, और इस तरीके से मैम ने क्या किया, एक टेबल बना दिया। अब यहाँ पे जो ग्रुप इंटरवल है, यहाँ पे देखो कि जो क्लास है हमारा, क्लास इंटरवल है, ये 0 to 20 है, फिर 20 to, हाँ एक ही बात है, हाँ ग्रुप इंटरवल बोले चाहे क्लास इंटरवल बोले। ठीक है, तो ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में देख रहे हैं, या ग्रुप इंटरवल कह लो इसको, यहाँ पे देख रहे हो कि इसका विड्थ वैरी कर रहा है, बट इस सिचुएशन में क्या विड्थ वैरी कर रहा था, तो नहीं कर रहा था। यहाँ पे विड्थ कितना है, 5 का है, और थ्रू आउट द जो डेटा था उसमें जो ग्रुप इंटरवल था या क्लास इंटरवल था, उसका जो विड्थ था, क्लास साइज जो था वो फिक्स था। बट यहाँ पे क्लास साइज हमारा फिक्स नहीं है, यहाँ पे क्लास साइज वैरी कर रहा है। यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का है, क्लास विड्थ कितने का है, तो 20 है, और यहाँ पे क्लास विड्थ क्या है, 10 है या नहीं? और फिर एकदम से यहाँ पे देख रहे हैं 70 to 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो 30 का आ गया। सो इस सिचुएशंस में अगर हम लोग इस डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं करें और फटाफट अगर बार ग्राफ ड्रॉ कर दे, तो ये बार ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत बार ग्राफ बनाया है। तो इस बार ग्राफ को हमें सही करने के लिए डेटा में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, इस टेबल में हमने चेंज करना है। यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल क्या बताता है, ये विड्थ बताता है, और ये क्या है, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो हाइट बताता है जनरली, बार का जो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हमें इसको सेटल करना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ठीक से। तो उसके लिए फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे, ये वाला टेबल एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पे विड्थ हम लोग निकाल के पहले लिख रहे हैं। ठीक है, टेबल में ये दोनों टेबल तो दे ही रखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब देख लो क्वेश्चन आएगा यहीं से, जो तुमको मुश्किल लग रहा है ना वही आएगा, और जो तुमको लग रहा है कि तुम कर लोगे वो कभी नहीं आएगा, ये जान लो। हाँ, इसीलिए ध्यान से वो देखना है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से उठते हैं। आसान वाले आएंगे, आसान वाले भी गलत करोगे आप। तो आसान वाले को समझने के लिए और ब्रेन को
थोड़ा सा चार्ज करने के लिए मुश्किल क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मुश्किल वाला तो हिस्टोग्राम जनरली जब भी ड्रॉ करने के लिए पूछता है ना, तो वेरिएबल विड्थ के लिए पूछता है, यूनिफॉर्म विड्थ के लिए बहुत ही कम। कुछ स्कूल हैं जिसमें पूछा जाता है, मगर ज्यादातर स्कूल ये वेरिएबल विड्थ वाला ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है ना, तो कहेगा कि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क्स लिखे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा, यहाँ पे विड्थ ऑफ द क्लास लिखा। तो इसका क्लास विड्थ कितना है 20 है, बाकी का 10 है और लास्ट वाले का 30। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता चलता है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहां से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास, ठीक है, इनटू मिनिमम क्लास विड्थ, इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। तो यहाँ पे मिनिमम क्लास विड्थ कितना है 10 है, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ कितना आ गया, तो जो फ्रीक्वेंसी 7 थी अब कितना आ गया 3.5 आ गया। बट जहां पे क्लास विड्थ 10 था, यूनिफॉर्म था, वहां पे देखो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला वही रहा है, ठीक है। कैसे, क्लास विड्थ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास विड्थ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये आ गया आपको फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। इस तरीके से जाएंगे तो लास्ट वाले का कितना आ जाएगा 2.67 आ जाएगा, लास्ट वाले का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हमने क्लास विड्थ, यहाँ पे मिनिमम क्लास विड्थ, काटा कितना आ गया 2.67। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो बार ग्राफ बनाएंगे, सॉरी बार ग्राफ जो हिस्टोग्राम बनाएंगे वो बिल्कुल सही बन के आएगा। अब देखो हमने 0 to 10 20 30 ये कैसे पता चला हमें, तो ये पता चला है यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, पहला हमारा क्लास विड्थ क्या है 0 to 20 है, तो 0 से लेकर 20 तक पहले का ये विड्थ आ गया पहले रेक्टेंगल। हाइट कितना जाना चाहिए था, तो हाइट जाना चाहिए 3.5, तो यहाँ पे हाइट क्या है 3.5 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से उसके करस्पॉन्डिंग हमने रेक्टेंगल बना लिया है। और सबसे लास्ट वाले का रेक्टेंगल कितना है, 70 से 100 है, तो 70 to 100 रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, और हाइट कितना होगा 2.67, तो यहाँ पे 70 से 100 और ये 2.67 के मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ जाएगा। भाई यहाँ पे कैसे सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लास विड्थ क्या हो रहा है बदल रहा है। अगर क्लास विड्थ हमारा यूनिफॉर्म रहेगा तो विड्थ ऑटोमेटिकली आपका यूनिफॉर्म बनेगा। बार ग्राफ में तो हमारा मिसलेनी अलग अलग आइटम होता है ना, तो वहां पे आपको फिक्स ही रखना है, ठीक है। समझ में आया हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम दो तरीके का पूछा जा सकता है, एक वेरिएबल विड्थ का पूछा जा सकता है और एक यूनिफॉर्म विड्थ का पूछा जा सकता है। और हिस्टोग्राम हमेशा ही ग्रुप डेटा का ड्रॉ करते हैं, और अनग्रुप डेटा का क्या ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। समझ में आया, अगर अनग्रुप डेटा है तो उसका ड्रॉ क्या करेंगे बार ग्राफ, अगर ग्रुप डेटा है तो उसका ड्रॉ क्या करेंगे हिस्टोग्राम। सो यहाँ पे समझ में आया, तो दो सिचुएशन ग्रुप डेटा का आ सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म विड्थ और दूसरा क्या हो सकता है वेरिएबल। अब एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चंस में अगर हम लोग चले, अगर डिस्कस करें, तो फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन तो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन कितने किससे हो जाएंगे, तो बार ग्राफ से ही। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ से हमारा हिस्टोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे क्या है लेंथ इन मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। अब इस डेटा में आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, जब भी डेटा गिवन हो और वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए देखो कि इसमें पहला जो ग्रुप इंटरवल है इसके अपर लिमिट में और दूसरा जो ग्रुप इंटरवल है इसके लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है 1, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 आप माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दो ऐड कर दो। तो जैसे ही माइनस आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 117.5 to 126.5। अब ऑटोमेटिकली ये 0.5 ये यहाँ आएगा, तो
126.5 आ जाएगा और ये 135.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे अब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा बन गया। यहाँ ध्यान दे दो, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा तो इसका हिस्टोग्राम आसानी, तुम्हारे पापा तो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, तो तुम लगा लोगे एक्स्ट्रा टाइम तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर से अगले सेशन से।